बात सुनना है, समझना है, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना है। ये नहीं सोचेंगे कि अलग टीचर है, अलग स्टाइल है। आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आए, जहां डाउट रह जाए, राई के दाने जितना भी कंफ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉन के रेडियस जितना भी कंफ्यूजन हो, तुरंत पूछ लेना है। ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। आप लोगों को पता होगा 1008 एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए थे, सेब गिरा था, चैप्टर पैदा हो गया था। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या कहता है? ग्रेविटेशन, एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको विजिबल है? नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि अगर दो मासेस होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है जिसकी वैल्यू Gm1m2/r² होती है। ठीक है, फोर्स ऑन वन एंड फोर्स ऑन टू आप कैसे लिख सकते हो? तो एक पर मैंने 1 कह दिया, एक को मैंने 2 कह दिया। 1 पर 2 ने जो फोर्स लगाया अट्रैक्टिव फोर्स होगा, 2 ने जो 1 पर फोर्स लगाया वो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जिस पर फोर्स लग रहा है वो पहले आएगा और जिसकी वजह से फोर्स आ रहा है वो बाद में आएगा। तो अगर मैंने F12 लिखा हुआ है इसका मतलब फोर्स ऑन 1 है ड्यू टू 2 है, और अगर मैंने F21 लिखा हुआ है तो फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1। यह बात समझ में आ गई? अरे अरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोर्स जो भी होता है इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द मासेस। दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल। दूसरा पॉइंट क्या है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दोनों तरह के होते हैं। यहाँ पर यह फोर्स जो होगा ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा क्योंकि मासेस कभी नेगेटिव नहीं होते। यह फोर्स कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल होता है और लॉन्ग रेंज है। सेंट्रल का मतलब दो मासेस के सेंटर से सेंटर जाता है। कंजर्वेटिव का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अर्थ और सन के बीच का जो फोर्स 1 करोड़ साल पहले था आज भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि फोर्स की बीपी बढ़ गई और वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, एक टाइम आएगा फोर्स मर जाएगा, अर्थ आजाद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है, फोर्स विल ऑलवेज रिमेन एज इट इज। तो वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, उसे कंजर्वेटिव कहेंगे। लॉन्ग रेंज, इसका मतलब इसकी रेंज इनफाइनाइट है, तो ब्रह्मांड के आखिरी छोरों तक भी लग सकता है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स ये आप लोग जानते हो, नेचर में 4 फोर्सेस होते हैं, उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटी। हर फोर्स जो होता है उसके लिए एक ट्रांजैक्शन पार्टिकल है ना? इसके लिए जो ट्रांजैक्शन पार्टिकल है या फिर मीडिएशन पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटोन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्शन रिएक्शन के लॉज को फॉलो करता है, यानी एक ने दूसरे पे जितना लगाया, दूसरे ने पहले पे जितना लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आगे बात करते हैं। F12 F21 वेक्टोरियली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं इसलिए माइनस आ गया। F21 और F12 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या भैया? सेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Gm1m2/r²। व्हाट इज G? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन m-1 L3t-2। याद रहेगा सबको? डायमेंशंस कंठस्थ रखनी है। कई बार नीट में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? स्पीड ठीक है? नहीं बच्चों, बेटा स्पीड ठीक है? बचा पा रहे हो क्या बोला जा रहा है? डाइजेस्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो वेक्टर फॉर्म क्या है? तो देखो मैंने वही डायग्राम जो ऊपर बना रखा था उसको वापस उठा लिया, राइट साइड के वेक्टर को आर कैप कह दिया। अगर ये यूनिट वेक्टर आर कैप है तो इधर का वेक्टर माइनस आर कैप हो जाएगा। अब मुझे वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है फोर्स को, तो मैं वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? मैंने सबसे पहले लिखा, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ आपके लिए, वापस ही लिख देता हूँ ताकि जो है वो अपना ये कार्यक्रम वापस आ जाए। मैंने लिखा F12 वेक्टर कैसे लिखेंगे? व्हाट इज F12 वेक्टर? तो देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 वेक्टर, ये कैसे लिखा जाएगा? तो फोर्स ऑन ड्यू टू 2, तो जो भी फोर्स होता है इसके अंदर 2 चीजें होती है। फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और
हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ f, और डायरेक्शन क्या होगी जरा देखो, तो 1 2 जो है वो किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, क्या बात, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, a q1 q2 by r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है यस, g m1 m2 by r स्क्वायर इनटू r। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये मैंने फोर्स F2 वेक्टर लिख दिया। अब मुझे लिखना है F21 वेक्टर क्या होगा, तो F21 वेक्टर को देखो, अब F21 वेक्टर अपन इसी तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक काम और करूंगा, क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि F21 वेक्टर जो होता है ये माइनस F12 होता है, तो F12 तो मैं लिख चुका हूँ, इस F12 को ही अगर मैं माइनस लगा करके दोबारा लिख दूं तो क्या मेरे पास में वही आंसर आ जाएगा, राइट। So it is minus f into r cap. It is minus g m1 m2 by r square into r cap. कंफर्म करो, तो ये आ गया मेरे पास में f21। ठीक है, अब एक काम करिए, ये बताइए व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है वो r वेक्टर डिवाइडेड बाय r हो सकता है। Put it here, अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरे पास में ये हो जाएगा g m1 m2 r वेक्टर, नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर तो पहले से था और एक आर और आ गया तो आर क्यूब बन गया मेरे पास। ठीक है, यही चीज मैं ऊपर से नीचे उठा लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी m1 m2 बाई आर वेक्टर इंटू आर। तो इस तरह से मैंने दोनों ही वेक्टर्स का वेक्टोरियल फॉर्म, यानी कि जो भी मेरे पास में वेक्टर फॉर्म है वो मैंने लिख दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा वैलिड है, जी नहीं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इसके दो लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन क्या है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। दूसरा लिमिटेशन क्या है, ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी मासेस। मास स्टेशनरी होना चाहिए और पॉइंट साइज का होना चाहिए, तो ही न्यूटन का ये लॉ वैलिड है। लेकिन हम लोग बड़े में भी लगा देते हैं और मूविंग में भी लगा देते हैं, है ना। अगर बड़ी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक है तो आसानी से लगाया जा सकता है, और अगर नॉन सिमेट्रिक है तो हमें कैलकुलस का मेथड यूज करना पड़ेगा, कैलकुलस में भी इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सो इफ द बॉडी इज लार्ज, इफ द बॉडी इज लार्ज, इंटीग्रेशन से ही ये फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं, उसके लिए भी मैं ये कुछ चीजें हटा देता हूँ और आई राइट इट अगेन। ये फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, ये प्रीवियस लेक्चर जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें से कुछ चीजें मैंने हटा दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरह से मास अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करता है, और ये सेम एनालॉजी आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हो इसी साल। चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता है वही काम ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशन में करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की भी इंटेंसिटी होती है, इसका सिंबल आई वेक्टर होता है। सिंबल क्या है इसका, आई वेक्टर। और ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर हो जाएगा वो है आई वेक्टर। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सिंबल जो होगा वो आप लोगों ने देख लिया। अब अपन यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट इसकी है न्यूटन पर केजी, न्यूटन डिवाइडेड बाई केजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊपर है न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। अगर मैं उसमें केजी यानी कि m1 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या रहेगा, l1 t-2। l1 t-2 एक्सेलरेशन होता है, दैट मींस दिस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। क्या ये समझ में आया, राइट। होता क्या है, तो जैसे कि इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, ऊपर है न्यूटन, नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, केजी। ऊपर है न्यूटन और नीचे क्या है, केजी। तो न्यूटन ऊपर है यानी फोर्स है, और केजी क्या है, मास यानी फोर्स पर यूनिट मास। दिस इज डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सिंपल, ठीक है, सीधा यूनिट से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन ऊपर है, नीचे केजी है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर केजी। और न्यूटन पर केजी क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स पर यूनिट मास इज द डेफिनेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट। ये चीज समझिए, फोर्स जिस चीज के बारे में हम बात करें वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा मास की तरफ होगा।
आप कभी भी मास से दूर फोर्स नहीं लगा सकते. अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मास एंड दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स मास. क्या ये समझ में आया? वन वालों समझ में आया? टू में सबको समझ में आ गया? यानी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा हर मास की वजह से मास की तरफ होती है. पॉजिटिव चार्ज की होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस, उसी तरह से मास की वजह से भी फील्ड लाइंस टुवर्ड्स होती हैं. क्या बात समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे पास में कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे. कैलकुलेशन कैसे करना है तो उसको समझिए. आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेस्ट चार्ज पढ़ा होगा. टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता था. हाँ, इमेजिनरी चार्ज होता था जिसे अपन इंफिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक लेकर के आते थे. वेरी वही काम यहाँ पर भी करेंगे. टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि वो इमेजिनरी. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसका खुद का कोई सेल्फ फील्ड नहीं, उसका खुद का कोई फील्ड नहीं है ना. यानी अगर एक ऐसा टेस्ट चार्ज है जो अपना खुद का फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, सिर्फ दूसरे वाले का फील्ड सहन कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज का यूज करते थे. सिमिलरली यहाँ हम क्या यूज करेंगे? टेस्ट मास विद सेम प्रॉपर्टीज बट मास विद सेम प्रॉपर्टीज. पहला पॉइंट क्या है टेस्ट मास के बारे में? इमेजिनरी. ऐसा कोई मास एग्जिस्ट नहीं करता. फर्स्ट पॉइंट इमेजिनरी. क्यों? क्योंकि हर मास अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है. टेस्ट मास एक ऐसा मास है जिसका कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है. वो दूसरों की फील्ड स्टैंड कर लेगा लेकिन खुद दूसरों पर फील्ड नहीं लगा सकता. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टेस्ट मास इमेजिनरी होता है और उनका खुद का कोई भी फील्ड नहीं. ऐसा एक टेस्ट मास जिसे आपने एम नॉट कह दिया, उठा करके आप लेकर के आ गए इंफिनिटी से कहां रख दिया? पी पॉइंट पर. पी पॉइंट एम मास से जो कि फिक्स्ड है आर डिस्टेंस पे था. एम मास से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था जहां पर तुमने इंफिनिटी से एक एम नॉट मास टेस्ट मास को ला करके रख दिया. क्या ये मेरे पास में एक सिस्टम बन जाएगा क्या? और जब भी दो मासेस से एक सिस्टम बनता है तो दोनों ही मासेस पर फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा. फोकस करते हैं एम नॉट पर. क्या एम नॉट पर ये एम वाला मास एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा क्या? यस. तो एम नॉट पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर है? एम नॉट पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ है. दिस इज एम. यहां तक ओके? राइट. अब अगर मुझे इस एफ को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ये है एफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो गया इसका जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. जी एम इनटू बाय आर स्क्वायर. ये तो हुआ मैग्नीट्यूड. अब मुझे डायरेक्शन लिखनी है. आर कैप बाहर चल रही है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है. प्लस आर कैप है कि माइनस आर कैप है? माइनस आर. दिस इज द फोर्स. क्या ये समझ में आ गया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में फील्ड होता है. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है अंदर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहाँ होगा? अंदर. तो उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर होती है. जैसा कि मैं बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मास की तरफ होती है. और हम किसकी वजह से फील्ड निकालना चाह रहे हैं? इस एम की वजह से फील्ड निकालना चाह रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी कहाँ आएगी? मास की तरफ आ जाएगी. ठीक है. अब डिफाइन कैसे करोगे? तो हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने कहा था फोर्स डिवाइडेड बाई मास. तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास इज द इंटेंसिटी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं. मैं ये हटा देता हूँ. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं कुछ जो मुझे लिख करके समझाना है वो वाला पोर्शन में क्लियर करता रहूंगा. जो टेक्स्ट वाला वर्क है और डायग्राम वर्क है आई विल कीप इट एज इट इज. तो अभी अभी आपने देखा कि जो फोर्स होता है मास टेस्ट मास एफ नॉट पर दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप. दिस इज द फोर्स दैट वाज कैलकुलेटेड, दैट वाज एक्सर्टेड और दैट वाज फेल्ट बाय द टेस्ट मास. यहां तक ओके? इंटेंसिटी क्या हो गई? तो इंटेंसिटी हो गई आई वेक्टर जो कि फोर्स और टेस्ट मास को. तो टेस्ट मास से तुम डिवाइड कर दोगे. अब ऊपर फोर्स दे रखा है उसमें एफ नॉट से डिवाइड कर दो, आ गया इंटेंसिटी. अरे बहुत आसान है. तो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर. ठीक है भाई. तो ये आ गया मेरे पास में इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन. वेरी 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 इजी. और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर का चचेरा भाई. के क्यू बाई आर स्क्वायर का चचेरा भाई. माइनस आता है सर, वहां पे तो माइनस नहीं आता बेटा. वहां तो प्लस क्यू की वजह से लिखते हो, प्लस क्यू की वजह से दूर होती है. यहाँ तो तुम अट्रैक्टिव टुवर्ड्स वाली लिख रहे हो. तो माइनस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन है ना. माइनस सिर्फ डायरेक्शन में, दूर जाता है तो प्लस है, पास आता है तो माइनस. ठीक है. चलिए.
तो वेक्टर फॉर्म आपने देख लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या हो गया बेटा, ये हो गया माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन हमेशा उसके डायरेक्शन में एडजस्ट होता है। तो माइनस तो डायरेक्शन का पार्ट है, आर कैप तो डायरेक्शन का पार्ट है, तो मैग्नीट्यूड कहीं होगी बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, राइट आंसर। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और मेरे पास में इंटेंसिटी का वेक्टर भी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे एक खतरनाक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो जो खतरनाक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसके लिए मैं पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर लेता हूँ ताकि मेरा इलाका थोड़ा ये खाली हो जाए, और फिर हम इसको दोबारा गंदा कर देंगे। ठीक है, भर देंगे भाई साहब, लिख लिख के तबाही मचा देंगे। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है आपको, है ना। इसको आप एग्जैक्टली वैसे ही पढ़िए जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मुझे एक चार्ज दे के रखा हुआ है और उस चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, इस आर की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालते थे, एक इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेकर के आते थे और बहुत धीरे 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 10,000 सालों में रगड़ते हुए धीरे 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 रेंगते हुए यहाँ तक पहुंचते थे। और क्या होता था, बाह्य फोर्स यानी एफ एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया वो निकालते थे। वो जो वर्क होता था यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, उसी वर्क की वैल्यू को हम क्या बोलते थे कि भैया इस चार्ज का पोटेंशियल है यहाँ, है ना। वी विल यूज द सेम आइडियोलॉजी। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एम मास दे रखा है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। चित्र देखो, एम मास दे रखा है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, एम मास की वजह से पी पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल। इस एम की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, टेस्ट मास दे, है ना। और मैंने मान लिया कि एज ऑफ नाउ टेस्ट मास है 1 kg, तो मैं एम नॉट को कितना मान रहा हूँ, 1 kg। अगर मैं उसको 1 kg लेता हूँ, इन्फिनिटी से लेकर के आता हूँ, लेके आता हूँ बीच की कुछ पोजीशन से, ए भी बाद में बात करेंगे, लेके आता हूँ। अगर मैं पी पोजीशन तक लेके आ जाता हूँ धीरे धीरे हजारों सालों में, धीरे 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 धीरे, तो जो भी वर्क करना पड़ेगा वो पी पॉइंट पर इस एम के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया सबको, वापस बोलूं, डेफिनेशन समझ गए। तो पोटेंशियल क्या होता है, इस एम मास की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज पीपी। और जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। और ये जो होगा, ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इट इज एक्चुअली वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इन ब्रिंगिंग a test charge from minus in test mass from infinity to p point very very slowly। और उसमें भी कंडीशन ये है कि जो तुम मास लेकर के आ रहे हो दैट हैज टू बी 1 kg ओनली। हम यूनिट पॉजिटिव मास के बारे में बात कर रहे हैं, मास तो वैसे पॉजिटिव ही होता है बट यूनिट मास के ही बारे में बात कर रहे हैं, ये समझ में आए। तो एम नॉट को तुमने खोजा, इन्फिनिटी पे मिल गया, उसको भाई साहब ले करके तुम ए पॉइंट तक आ चुके हो। किस पॉइंट तक आ चुके हो, ए पॉइंट तक तुम आ चुके हो। तो ए पॉइंट तक तुम उसे ले करके आ गए, यहाँ पर ये मास पहुंच चुका है एम नॉट। जैसे ही एम नॉट ए पॉइंट पर आएगा, एम वाले मास से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स। तो इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह पर मैंने डिस्टेंस ले ली एक्स। देखो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इसका जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आएगी, और ये दौड़ा चला जाएगा। आन मिलो सज्जना, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हो ना, तो भाई सब दौड़ा चला आएगा। लेकिन हमें इसको धीरे धीरे लाना है, क्योंकि अगर ये दौड़ गया तो इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जो भी मैं वर्क करूंगा वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। मैं चाहता हूँ, देखो सुनो, वर्क जो होता है वो वर्क दो जगह कन्वर्ट हो सकता है, या तो वर्क काइनेटिक एनर्जी में जा सकता है या फिर वर्क पोटेंशियल एनर्जी में जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में न जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा है, पोटेंशियल। तो काइनेटिक वाला पोर्शन काट के अलग कर दो, दैट मींस पहले से ही ये कंडीशन डाल दो कि धीरे धीरे लेके आना है।
तो जब काइनेटिक एनर्जी एनी टाइम पर नेग्लिजिबल ही होगी, तो जो भी वर्क होगा वो किसको कन्वर्ट कर रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ कंडीशन कि वेलोसिटी हैज टू बी एनी टाइम वेरी 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 स्मॉल। क्या समझ में आया? अगर वेलोसिटी स्मॉल है तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होगा। एक्सेलरेशन को भी मुझे क्या रखना पड़ेगा? ऑलमोस्ट जीरो। एक्सेलरेशन को भी मुझे क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर रहा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? तुम गाड़ी को रेस दे रहे हो, रेस दे रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी ना। मुझे बढ़ानी नहीं है, मुझे यहाँ से घर पहुंचना है 40 साल में। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ और मुझे यहाँ से घर पहुंचना है 40 साल में, तो मुझे तो स्पीड बढ़ानी नहीं है। मैं तो एनी टाइम ऐसे चलूंगा कि पैदल वाला भी मुझसे बहुत फास्ट निकल जाए, चीटी की स्पीड से चल रहा हूँ। एनी टाइम वेलोसिटी हैज टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी तो मेरे पास में फोर्स एक और लगाना पड़ेगा। इस अकेले फोर्स की बस की बात नहीं है, तो मैंने एक और फोर्स लगा दिया भैया पीछे, एफ एक्सटर्नल, जो एग्जैक्टली इसके बराबर है और इसको बैलेंस कर रहा है। तो आगे कितना फोर्स है? एफ इधर 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 इधर, आगे कितना है? एफ जी। और पीछे कितना है? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएंगी। तो लगभग लगभग नेट फोर्स जीरो, लगभग लगभग नेट एक्सेलरेशन जीरो। अगर मैं रैंक की स्पीड से चल रहा हूँ तो उसी स्पीड से चलता रहूंगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन हमने जीरो कर दिया। आगे बात समझ में? अब इस पूरे प्रोसेस में मान लेते हैं कि किसी तरह से तुम इसे रगड़ के घसीट के ए डैश पोजीशन तक लेके आ गए और तुमने इसे डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ कितना? dx। और ऐसा करने में तुम्हें वर्क करना पड़ा dw। तो अब मुझे बताओ dw कैसे लिखोगे? dw कैसे लिखोगे? व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स? F एक्सटर्नल dx नहीं बाबू, डॉट dx। वर्क F इंटू x नहीं होता है, F डॉट dx होता है। वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हाँ माइनस हो रहा है, वेरी गुड। तो dx हो रहा है इधर और फोर्स किधर लग रहा है? इधर। F एक्सटर्नल और dx के बीच का एंगल कितना? 180। तो cos 180 कितना होता है? -1, है ना? तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू dx, और एफ एक्सटर्नल कितना है भैया? माइनस जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो क्या है dw आगे क्या? अगर मैं टोटल वर्क डन आपसे पूछूं, टोटल वर्क डन, तो क्या टोटल वर्क डन जो हो जाएगा क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ dw बनेगा? ठीक है, लगा दो भैया इसका इंटीग्रेशन। माइनस जी एम एम नॉट को तो बाहर ही निकाल लो, तो अंदर इंटीग्रेशन किसका हो गया? एक्स स्क्वायर। इनिशियली टेस्ट मास कहाँ पे था? इन्फिनिटी। और फाइनली तुम उसे पी पॉइंट पर लेकर जाओगे तो पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हमारी लिमिट हो गई इन्फिनिटी से। हाँ, क्या ये समझ में आया? अच्छा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। यस, तो ये आ गया मेरे पास में माइनस जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई -1/x। अच्छा, एक काम मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको आप एफ ग्रेविटेशन लिखो ताकि आपका ये जो माइनस चल रहा है ना इसकी जरूरत नहीं है ना, ये माइनस हम कंज्यूम कर लेंगे। हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क में मेरे पास में सिर्फ प्लस एफ जी हो जाएगा, है ना? तो मैंने यहाँ का जो माइनस था उसको मैंने क्या कर दिया? प्लस। तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। ठीक है, एक माइनस जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, उस माइनस की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दो फोर्सेस हैं, आप ऐसे सोचो, दो फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन में, एक का वर्क पॉजिटिव होगा और दूसरे का वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो मैं यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क भी निकाल सकता हूँ और एक्सटर्नल का भी निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल में जो वर्क यूज करते हैं वो ग्रेविटेशनल यूज करते हैं, तो मैंने फोर्स गलत दे दिया था, उसका मैंने करेक्शन कर दिया। तो फोर्स जो है वो कौन सा हो गया? ग्रेविटेशन। अब माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स और डीएक्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ गए। तो थीटा कितना हो गया? 0। और cos 0 कितना हो गया? 1। तो +1 हो इसको फोर्स ऐसे पढ़ो। चलो, तो ये देखो माइनस को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, माइनस जी एम एम नॉट। बेटा फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आर है, ये इन्फिनिटाइज। चलो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कभी के पाँव वगैरह में नींद आ गई है, अभी तो देखो अपन क्लास में शूज वगैरह पहन रखा है, जब घर पे आप हो पानी लगाओ, पानी पानी
चल रही है। हाँ, अगर आप कर सकते हो शूज खोल दो और वहीं पे थोड़ा 2-4 बूंद उस पर डालो, है ना, आप ठीक हो जाओगे, आपको कष्ट नहीं होगा। हाँ, अभी सर्दियाँ चल रही है, सही बात है, पानी भी ठंडा लगेगा। तो ये हो जाएगा GM_M0 अपर लिमिट माइनस 1/r माइनस 1/infinity, और 1/infinity कितना हो गया, तो गया, तो माइनस GM_M0 डिवाइडेड बाई r। दिस इज द आंसर। आया समझ में? अच्छा, ये वर्क डन है। ये कौन है? ये तो वर्क डन। जो भी ब्लैक ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा हुआ है, ये तो मैंने वर्क कैलकुलेट किया, और वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी जा सकता है और पोटेंशियल एनर्जी में भी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में ही जाएगा क्योंकि काइनेटिक में तो जीरो बोल दिया था। तो जो भी ये वर्क है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। क्या ये समझ में आया? ओके, इस पूरी कंडीशन को तुम पोटेंशियल बोल सकते हो। हाँ, इफ m0 इज इक्वल टू 1 के। अगर m0 की जगह 1 कहते हैं तो अब एक काम करो, आंसर में m0 की जगह 1 रख दो, तो कितना आया? यस, तो ये हो गया मेरे पास में माइनस GM/r। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P, जो हमें कैलकुलेट करना था और हम जानते थे क्या आएगा। यहाँ तक ओके? चलो, अब ये तो तब है जब m0 कितना है, 1। लेकिन सर आपने तो m0 लिया ही नहीं, मतलब आपका आंसर किस में आ गया? आपका आंसर किस में आ गया? m0 के टर्म्स में आ गया ना। आपका आंसर किस में आया? m0 के टर्म्स में। अब देखो, दो तरीके। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये कहता है कि m0 को 1 पुट कर दो। दूसरा, m0 1 पुट कर दोगे तो हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो गायब ही करना है तो m0 से डिवाइड कर दो, व्हाटएवर बी द m0। अगर मुझे m0 हटाना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं कह दूं कि देखो अगर मुझे इसको हटाना है तो या तो इफ दिस इज 1, किसी भी इक्वेशन में किसी भी चीज की वैल्यू 1 रख दोगे तो वो हट जाएगा, मतलब नाउ इट इज ऑफ नो यूज, है ना। दूसरा तरीका है कि तुम m0 से डिवाइड कर दो। तो हम अब 1 वाली कंडीशन हटा करके ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो भी पोटेंशियल होता है, ये वर्क डन इंफिनिटी से p पॉइंट तक जो भी तुम लेके आए उसमें तुम m0 से डिवाइड कर दो। ये जो भी वर्क होगा ये डेल्टा W के बराबर होगा, ये जो भी डेल्टा W होगा ये डेल्टा U के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू माइनस GM/r के बराबर होगी। यहाँ तुम्हें 1 है या नहीं है बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिस भी मास को लेके आओगे तुम उसी से डिवाइड कर दो। हाँ, अब आप बताओ क्या बोल रहे हो? कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क U के बराबर रख दिया, फिर माइनस क्यों होना चाहिए? कंजर्वेटिव वर्क किसका? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, फील्ड कंजर्वेटिव है तो देखिए, आप एक चीज समझिए, सिस्टम किस डायरेक्शन में फोर्सेस प्रोड्यूस करता है। गौर से सुनना, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, बड़े अच्छे से सब लोग इधर देखिए, सब लोग इधर देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ, ये किधर जा रहा है? नीचे। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, इस पे नीचे की तरफ इसने मूवमेंट किया, क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स क्या लगा? mg। हाँ, मेरे पास में एक पत्थर है बेटा, और उस पत्थर को मैं छोड़ रहा हूँ हवा में, तो वो पत्थर जो है ना, वो पत्थर कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। अगर पत्थर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसमें फोर्स क्या लगा होगा? mg। किसने लगाया? मैंने तो छोड़ दिया, उसके बाद मैंने तो फोर्स लगाया नहीं। वो फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने। अर्थ ने फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है। सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में फोर्सेस लगाता है जहां पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, मैं छोड़ दूंगा तो उस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो। क्या ये समझ में आया? ये कंजर्वेटिव फील्ड है और ये उसके फोर्सेस की डायरेक्शन है। अब आप ये सोचिए, क्या आप जानते हो कि इनिशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 है, ये जानते हो? और P पॉइंट पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, P पॉइंट पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM_M0/r है। तो वेयर इज द हायर पोटेंशियल एनर्जी? इंफिनिटी। और लोअर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? P पॉइंट पे। तो जब आप पार्टिकल को फ्री कर दोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, अपना फोर्स लगाएगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? रिड्यूस हो। ये समझ में आया? तो उसका वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, है ना। और वहीं पर माइनस आता है, आया समझ में?
जब आप कहते हो ना कंजर्वेटिव का चेंज में तो पता नहीं चल रहा ना किसका क्या। अगर आप सिस्टम के वर्क डन की बात कर रहे हो तो चेंज जो होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, और एफ एक्सटर्नल की बात कर रहे हो तो वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो वहां माइनस आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब जैसे अगर इस बॉडी पर पोटेंशियल का है mg का है नीचे, अगर मुझे इसको ऊपर उठाना है तो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है एफ एक्सटर्नल वहां होगा, उसका वर्क डन उस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। आया समझ में? तो वर्क डन बाय सिस्टम इफ इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज इनिशियल माइनस। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए बता देता हूँ डेल्टा डब्ल्यू, और अगर मैं सिस्टम के फोर्सेस का वर्क निकाल रहा हूँ तो इट इज यू फाइनल यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तीन चीजें देखी है। पहली चीज तो ये देखी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1m2/r²। फिर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, हाँ। फिर हम देखा हम लोगों ने कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। अब मैं तीनों को मिक्सी में डाल के गर करके घुमा दूंगा, है ना, खिचड़ी बन जाएगी। और हम लोग दो चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अलग अलग भांति भांति की ज्यामितियों की वजह से, ज्योमेट्रीज की वजह से इसकी वैल्यूज चेक करेंगे। सबसे पहली जो ज्योमेट्री है, डायग्राम देखते जाएंगे। एम मास की वजह से आर पॉइंट पी पॉइंट पर हमें दो चीजें निकालनी है, एक है इंटेंसिटी और एक है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की तो डायरेक्शन नहीं होती है, तो ना वो अवे होगा ना टुवर्ड होगा। इंटेंसिटी कहाँ होगी? टुवर्ड्स मास। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, काम करता हूँ मैं ये सारी चीजें दोबारा से ही लिख लेता हूँ। सारे फॉर्मूलाज दोबारा से लिख लेता हूँ, बाकी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, हाँ ये सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। कुल मिलाकर के बहुत सारी ज्योमेट्रीज यहाँ पर बनती हैं या फिर मैंने पढ़ाई हैं, और उन सबकी वैल्यूज को हम लोग एक बार वापस देखें। ठीक है, उनकी वैल्यूज को मैं एक बार आप लोगों के लिए दोबारा से ब्रीफ करूंगा। डेरिवेशंस के उसमें अपन नहीं जाएंगे कि भाई अब एक एक चीज दोबारा से डिराइव करके बताइए, है ना। तो इसमें इतना अपन डिटेल में नहीं जा पाएंगे। चलिए, तो पहली ज्योमेट्री क्या है मेरे पास में? व्हाट इज द फर्स्ट ज्योमेट्री? फर्स्ट ज्योमेट्री इज ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास में मुझे सबसे पहले निकालना है कि आई पॉइंट पर, पी पॉइंट पर क्या है मेरे पास में? आई पी क्या है? व्हाट इज आई पी? व्हाट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट पी? जी एम बाई आर। अच्छा, इंटीग्रेशन सॉरी वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो माइनस जी एम आर स्क्वायर इंटू आर। पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस जी एम बाई। तो पॉइंट मास की वजह से मेरे पास में ये केसेस बनते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी हमने सारे केसेस देख लिए, सबका हम लोगों ने निकाल कर डेरिवेशन देखा। एक्सटेंडेड बॉडी होगा तो क्या होगा? यस, तो एक्सटेंडेड बॉडी में सबसे पहले फिर निकालते हैं एक छोटा सा एलिमेंट डीएम, और डीएम से आर डिस्टेंस पे डीवीपी, है ना। तो जो डीवीपी है यानी कि एलिमेंटल पोटेंशियल है, माइनस जी डी एम बाई आर बन जाएगा। एलिमेंटल इंटेंसिटी जो बन जाएगी वो है माइनस जी डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। टोटल इंटेंसिटी जो बनेगी, मैं ये वाला वेक्टर हटाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, आई कैन रिमूव दिस क्योंकि मैं ऑलरेडी आई वेक्टर लिख ही रहा हूँ। तो जो टोटल इंटेंसिटी बन जाएगी वो टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी इंटीग्रेशन डी आई पी, और माइनस जी को आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर है डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या। दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू द होल बॉडी। उसी तरह से अगर मुझे पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो वी पी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस जी बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी एम बाई आर। तो दिस इज द आंसर। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का शेप हमें नोन नहीं है ना। तो जब ऑब्जेक्ट का शेप ही नोन नहीं है तो मैं इंटीग्रेशन करूं कैसे, है ना।
अच्छा, इंटीग्रेशन में आर भी बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आर डीएम से डिस्टेंस है पी पॉइंट की, अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग डिस्टेंस होगी और वो वेरिएबल, और वेरिएबल्स इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आते। ठीक है भाई, चलिए, ड्यू टू आर्क एट इट्स सेंटर, आर्क की वजह से कितना होता है, तो पोटेंशियल का तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं, जी एम बाई आर स्क्वायर साइन 5/2 अपॉन 5/2, और इसे आप 2gm/5 r स्क्वायर इंटू साइन 5/2 कह सकते हैं। ठीक है, कई बार टीचर जो है वो ये फॉर्मूला लिखवाता ही नहीं है क्योंकि शायद ये ज्योमेट्री आपके सिलेबसेस में एक्सटेंसिवली नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि सर ने स्किप कर दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हो। सेकंड पॉइंट है मेरे पास में, ड्यू टू रिंग एट इट्स सेंटर, रिंग की वजह से सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैंने एक रिंग ले ली, रिंग के इधर और इधर दो एलिमेंट्स ले लिए सेम साइज और आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, एक की वजह से इंटेंसिटी और दूसरे की वजह से इंटेंसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, है ना, तो सेम मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, म्यूचुअली कैंसिल, तो म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ ऑपोजिट एलिमेंट्स, इंटेंसिटी विल बी जीरो, पोटेंशियल का फॉर्मूला अगेन इज सेम माइनस जी एम बाई आर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं भैया, कंठस्थ रखने हैं। ठीक है भाई, चलिए, रिंग के केस में क्या हो सकता है, तो रिंग के केस में जो इंटेंसिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जहां तक बात बोर्ड्स की है, 11th का बोर्ड आप क्लियर कर चुके हो, तो इनके डेरिवेशंस आपसे अब 11th में ही पूछे जा सकते थे। ठीक है, हाँ, अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ नीट। 11th का बोर्ड तो अब दोबारा नहीं आएगा ना, तो फिर भी हमें बोर्ड पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम नीट का जो पेपर लिखेंगे उस नीट के पेपर में 11th का बोर्ड का कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें डेरिवेशन की जगह पर रिजल्ट्स मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या है, ज्योमेट्री क्या चल रही है और किस ज्योमेट्री की वजह से क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब नीट में 11th का डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा 11th पर अभी मैं बात नहीं कर रहा, 12th के लिए, क्योंकि आप पेपर ही इसी साल लिखोगे, बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, आपको सारे डेरिवेशंस इस साल पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग डेरिवेशन को बाइफरकेट कर सकते हैं कि किसका डेरिवेशन मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही एक चार्ज रिंग होती और मैं उसका रिवीजन करवा रहा होता, तो मैं आपको मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, ये चीज करो, वो चीज करो, वो सारी चीजें करवाता। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट ओरिएंटेड चलेंगे प्लीज। ठीक है, तो मेरे पास में ये रिंग है और इस रिंग की वजह से जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, gmx r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ कि ये कहां से आया, एलिमेंट लिया, इंटीग्रेट किया। vp पॉइंट क्या है मेरे पास में, p पॉइंट का पोटेंशियल, और p पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सॉरी। एक और पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स जितने भी ज्योमेट्रीज के होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट अगर कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो वो इन्फिनिटी, जिसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। इन्फिनिटी को हम हमारा रेफरेंस मान के चलते हैं, यानी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और फोर्स भी जीरो होता है, यानी इन्फिनिटी के लिए फोर्स भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा, अगर मैं किसी रिंग के बारे में बात करता हूँ और रिंग में मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हूँ, कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए आप उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाह रहा है, मैंने इसको उसमें रखा हुआ है भाई, आप आराम से घर पे देख सकते हैं।
जब आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं लास्ट में आपको एक पॉइंट मिलता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर मैक्सिमम भी होती है और मिनिमम भी होती है, एक तरफ मैक्सिमम और एक तरफ मिनिमम। ये सेम रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिंग के केस में आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो, ठीक है। आपको मैक्सिमम वैल्यू भी इंटेंसिटी की पता होनी चाहिए, 2/3 माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो जीएम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस एक्स और ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। पोटेंशियल का ग्राफ बेल शेप फंक्शन बट इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बेल शेप, जैसे मंदिर में घंटी का जो शेप होता है अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो दिस इज द इन्वर्टेड बेल शेप फंक्शन। बेल शेप फंक्शन अपने आप में फिजिक्स में एक प्री डिफाइंड और एक्सेप्टेड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस होते हैं, है ना। मैं हवा में बात नहीं कर रहा कि कोई बेल शेप फंक्शन है, जी नहीं। जिस तरह से पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, उसी तरह से बेल शेप फंक्शंस भी वेल डिफाइंड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस होते हैं, है ना। अगर आप कहीं फिजिक्स में जो फिजिक्स जानते हैं, मैकेनिक्स जानते हैं, आप उन्हें बोलेंगे कि इसका फंक्शन बेल शेप है, तो बेल शेप फंक्शंस का मतलब ये होता है जिनका शेप बेल के शेप के जैसा है। सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा तो उसको भी देख लो। हाँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पोटेंशियल लिखता हूं, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस जीएम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा पहला काम ये करो, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो। अगर एक्स की जगह तुम इन्फिनिटी डाल दोगे तो नीचे की तरफ सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या हो गया, ये याद रखिए। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पर 0 डाल दूं, x की जगह पर 0, यानी जो पॉइंट P है वो कहाँ आ चुका है, सेंटर पे। पॉइंट P है वो कहाँ है, सेंटर पे, ठीक है। तो अगर पॉइंट P सेंटर पर आ जाएगा तो x की जगह 0 डालो और मुझे बताओ क्या आंसर। वेरी गुड। तो सेंटर का पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर, और रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर, ठीक है भाई। चलिए, तो ये ग्राफ्स आप लोग याद रखेंगे। फिनाइट लेंथ वायर के बारे में बात करते हैं। फिनाइट लेंथ की जो ज्योमेट्री है ये आप लोगों के सिलेबसेस में 11th में नहीं है, ठीक है। ये इनफैक्ट 12th में भी नहीं है ना, फिर भी मैंने लिख करके रखा हुआ है ताकि अगर कहीं बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर कोई वायर है जिस पर लैम्डा देकर के रखा हुआ है, लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी तरह से क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका लैम्डा देकर के रखा हुआ है और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आर पर पी पॉइंट है। एंड पॉइंट्स को तुम ज्वाइन कर देते हो तो एक एंगल ऊपर वाला अल्फा बनता है और नीचे वाला क्या एंगल बनता है, बीटा। अगर ऐसी अरेंजमेंट है तो आप एक तरफ एक्स एक्सिस ले लीजिए और एक तरफ वाई एक्सिस ले लीजिए। लेट अस से P पॉइंट से मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, वाई एक्सिस। तो आई एक्स, एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी टुवर्ड्स द वायर हो जाएगी, आई वाई, वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी, एक्स और वाई का रिजल्टेंट कौन है, आई नेट। तो इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज क्या बनेंगे, आई एक्स का फॉर्मूला है जी लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सिमिलरली आई वाई का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, और क्योंकि आई एक्स और आई वाई परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर से आप निकाल लो, ठीक है। और अगर थीटा निकालना हो तो टेन थीटा भी आई वाई बाई आई एक्स के बराबर आ जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें समझना कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद रखने वाली बात है ना। ना मैंने ये डिराइव करवाए हैं, ना इनका कोई अभी तक एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो कि ये कैसे यूज करना है। इनफैक्ट आपके पूरे मॉड्यूल में इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें भी आपके 12th के मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर, है ना। तो इस पूरी ज्योमेट्री पर कहीं 11th में और ग्रेविटेशन में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क वाली जो ज्योमेट्री है उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने फॉर्मूला लिख करके रखा हुआ है। अगर कोई डिस्क है और डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट है तो यूनिट एरिया है दैट इज सिग्मा। डिस्क पर मास कितना है, सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, ठीक है। तो
मास पर यूनिट एरिया अगर आपको पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का 2 पाई सिग्मा जी 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला है और ये ज्योमेट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि मैं ये आरएम की जो नोट्स है वहां से मैं ले रहा हूँ, तो मैं मेरे आरएम के बच्चों को करवाता हूँ। तो 11th के बच्चों को भी मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, बट इनके डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। यहाँ से इम्पोर्टेंट, यहाँ से कहानी इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके सामने लेना चाह रहा हूँ ताकि जो है वो अपन इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट कर सके। RM01 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लेक्चर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स मैंने खोले हैं, सेम नोट्स आपको सबने लिखवाए होंगे, है ना। चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ से आपको कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन हो जाएगा जिसके बिहाफ पर मेरे लिए इन ज्योमेट्रीज को लिखना आसान हो जाएगा। हॉलो शेल है और उस हॉलो शेल की वजह से 4 पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना है। आउटसाइड का पॉइंट ए है, सरफेस का पॉइंट बी है, सेंटर का पॉइंट सी है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सेंटर का पॉइंट सी है, और एक इंटरनल पॉइंट है डी, डी फॉर डेली। ए बी सी डी, देयर आर 4 पॉइंट्स। इस पूरे गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और इसका चार्ज कितना है क्यू। सेंटर से मैं डिस्टेंस को एक्स लिख रहा हूँ, सेंटर से मैं डिस्टेंस को क्या लिख रहा हूँ एक्स। तो ए पॉइंट के लिए सॉरी आर लिख रहा हूँ, तो सेंटर ए पॉइंट से जो सेंटर से जो ए पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी वो है आर, स्मॉल आर, और वो कैपिटल आर से ज्यादा। बी पॉइंट के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। सी वाला जो पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट है उसमें स्मॉल आर जीरो ही है, सेंटर वाला पॉइंट, और डी वाला जो पॉइंट है उसमें आर इज लेस देन आर। क्या ये समझ में आया? ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है। सी पॉइंट पर पोटेंशियल वी सी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी है। और इंटरनल पॉइंट डी जो है वहां पर पोटेंशियल वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी। अब जरा देखो जो टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखी है। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पर आर इज ग्रेटर देन आर। क्या ये आउटसाइड का पॉइंट है? क्या ये आउटसाइड का पॉइंट है? आउटसाइड के पॉइंट में क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उस तरफ क्या होता है के क्यू बाई आर। क्या ये समझ में आया? अब ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करते हो, के की जगह पे सी लगा दोगे, क्यू की जगह पर एम लगा दो, बस सारे के सारे फॉर्मूलाज किसमें कन्वर्ट हो गए। बस दूसरा पॉइंट ये है पोटेंशियल सारे नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो अगर पहला जो दो फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मुझे किस क्या लिखना है मुझे बताओ। हाँ हाँ, तो देखते थे ना, ये ग्रेविटेशन है जो मेरे पास में इस तरफ खुला हुआ है, और ये वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और इस तरफ खुला हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस तरफ खुला हुआ है ग्रेविटेशन। सेम अरेंजमेंट मैंने लिख करके रखा हुआ है। इस तरह का फॉर्मूला देख करके आपको ये फिल करना है। कैन यू फिल इट आउट? ठीक है, चलिए कितना आसान हो गया सोचिए। और क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो कुछ नहीं है, जहां पर भी के दिखे के की जगह पर क्या लगा दोगे जी, और जहां पर भी क्यू दिखे उसकी जगह पर क्या लगा देंगे एम, है ना। और एम अपन ले लेंगे कैपिटल, दैट्स ऑल। और पोटेंशियल सारे क्या कर देंगे नेगेटिव, बस हो गया काम, ठीक है। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है, इधर का क्या बनेगा जरा बता। तो ये फॉर्मूला एक्सीलेंट बेटा, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये है माइनस जी एम बाई आर। That means if you know electrostatics, gravitation is in your pocket. बड़े आसान से, and vice versa. इसलिए कई कोचिंग क्लासेस में टारगेट के बैच में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं, उसके साथ में सबसे पहले ग्रेविटेशन खत्म कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन क्लब करके पढ़ाया जा सकता है। एक फॉर्मूला इसका लिखो, एक उसका लिखो, बोलो बेटा दोनों हो गया।
बच्चा समझ सकता है क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशंस है। आई बी को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा gm/r स्क्वायर एंड इट इज माइनस gm/, और इसको क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल है आई कैन राइट इट एज bs। ठीक है, सी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, 0, और सी पॉइंट का पोटेंशियल होता है माइनस gm/r। हाँ, वेरी गुड। और डी पॉइंट का इंटेंसिटी अगेन इज 0। डी पॉइंट की इंटेंसिटी 0 है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 0, और ये हो गई माइनस gm/r। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैं इसको तो मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे, और हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है बेसिकली दैट वी आर डन विद आवर ज्योमेट्री। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। तो ड्यू टू होलो स्फीयर पोटेंशियल्स आपको पता है चारों पॉइंट्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये आपको पता है चारों पॉइंट्स। कैसे पता है? क्योंकि आपको क्या पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो क्या ये फॉर्मूला आप सब लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफ का मामला क्या है, उसको देख लेते हैं। ये बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, आईसी पर कितना है, आईडी पर कितना है, यानी इसके अंदर इंटरनली हर जगह कितना है, 0। और जब भी फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और फील्ड कितना है, 0। क्या समझ में आया? फील्ड का ग्राफ देखो तो 0 से r तक इंटरनल पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस gm/r इंटरनल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या पोटेंशियल का ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा माइनस gm/r? देखो जरा, क्या ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ, और इंटेंसिटी का ये ग्राफ क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए अब सरफेस के बाहर चलते हैं, सरफेस पे और सरफेस के बाहर क्या स्थिति है। सरफेस पर पोटेंशियल है माइनस gm/r, और बाहर जाता है तो माइनस gm/r हो जाता है स्मॉल r, है ना? तो माइनस है, इसका मतलब पोटेंशियल का ग्राफ नेगेटिव होगा। दूसरी पोजीशन, अगर मैं सरफेस से बाहर जाता हूं तो पोटेंशियल 1/r है, सो पोटेंशियल इज बिहेविंग एज 1/r, और ऐसा जो भी ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड rh, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो पोटेंशियल इज like this 1/rh and it is rh, that is rectangular hyperbola। तो पोटेंशियल नेगेटिव है, ग्राफ नीचे होगा, पोटेंशियल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फैशन में है, और वो 0 को अप्रोच करेगा जब आप x इंफिनिटी को लेके जाएंगे। सिमिलरली इंटेंसिटी सरफेस पर है gm/r स्क्वायर, और बाहर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन gm/R स्क्वायर। दैट मींस इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इसका कुछ नाम नहीं होता है, बस ये फिसल पट्टी की तरह गिरना शुरू हो जाती है। तो ये भी फिसल पट्टी की तरह गिरना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे द इंटेंसिटी विल रिड्यूस एज 1/r स्क्वायर, एज r विल इंक्रीज 1/r स्क्वायर विल डिक्रीज। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ग्राफ्स पहचान लोगे किसका है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मजा आ गया। सेकंड ज्योमेट्री क्या है मेरे पास में, solid sphere। solid sphere में again we are interested in those 4 points A B C D, anybody can dance। बाहर वाला पॉइंट A, सरफेस का पॉइंट B, सेंटर का पॉइंट C, और इंटरनल पॉइंट D। A पर इंटेंसिटी IA, पोटेंशियल VA, B पर IB VB, C पर IC VC, और D पर ID VD। इन चारों पॉइंट्स पर मुझे इंटेंसिटी ये सोच के लिखनी है जैसे ये सॉलिड चार्ज स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, सॉलिड है और चार्ज स्फीयर है। ठीक है, तो लेट अस स्प्लिट द स्क्रीन एंड वी विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल अरेंजमेंट। देखो सबसे पहले मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ क्या है। तो ये है मेरे पास में ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सब लोग देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स। ठीक है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो ये सॉलिड स्फीयर ले लिया, और ये उसके 4 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यूज हैं, है ना। ए पॉइंट पर कितना आता है kq/r स्क्वायर, बी और वी कितना है kq/r, बी पॉइंट की वैल्यूज, सी पॉइंट की वैल्यूज, और इंटरनल पॉइंट्स की वैल्यूज, है ना। चलिए अब इसी तरह से मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। तो राइट साइड में आप लोग जो देख सकते हैं, मतलब मेरा जो राइट साइड है वहां पर है ग्रेविटेशनल, और दूसरी तरफ जो है इंटेंसिटी, जहां इंटेंसिटी लिखी हुई है वो है ग्रेविटेशन।
तो इस स्क्रीन को अगर आप देख रहे हो, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ग्रेविटेशन चल रहा है और स्क्रीन के राइट साइड में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फॉर्मूला कैसे लिखने हैं, Q की जगह M और K की जगह G। बस खत्म हो गई बात। कितना आएगा आंसर बताइए। वेरी गुड। सो दिस इज G M by R square and this is minus G M by R. This is G M by R square minus G M by R. ये क्या हो जाएगा, 0, और ये है 3/2। यस, तो -3GM/2R। एक मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ क्या बेटा था, यानी जब भी सॉलिड स्फीयर आता है तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर में जो पोटेंशियल होता है वो उसके सरफेस के पोटेंशियल क्या, डेढ़ गुना होता है, 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स, है ना। तो जो भी सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो सरफेस का पोटेंशियल का डेढ़ गुना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भैया सेंटर का पोटेंशियल इतना है तो बताओ सरफेस का कितना होगा, है ना। तो वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको ये पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में वो उसका डेढ़ गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। टी पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसमें इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल कितनी हो जाएगी, Gmx/r³ और Vd हो जाएगा Gm और एक माइनस आएगा -Gm/2r³, 3r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्राफ भी आपको सर ने करवाए होंगे। दीज आर द ग्राफ्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ ऐसे आता है, पहले बढ़ रहा है फिर 1/r² से रिड्यूस होगा। और पोटेंशियल को देखो, पैराबोला देन रेक्टेंगुलर। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन जब अपन ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो सारे के सारे ग्राफ कैसे होते हैं, उल्टे हो जाते हैं, नेगेटिव। तो ग्रेविटेशन के पोटेंशियल के ग्राफ उल्टे मिलेंगे। देखो जरा, है ना, ग्रेविटेशन का ग्राफ देखो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्राफ देखो, पोटेंशियल बिल्कुल उल्टा है, नजर आ रहा है ना। तो एक ऊपर था और एक नीचे था, इन्वर्ट फ्लिप हो गया है। इमेजिन कर पा रहे हो मजा आ रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो बना रहे हैं ठीक है, अच्छा इंटेंसिटी का ग्राफ तो बिल्कुल सेम है। हाँ बहुत बढ़िया। तो इंटेंसिटी का ग्राफ सेम रहता है और पोटेंशियल का ग्राफ उल्टा हो जाता है। कुछ पोर्शन पैराबोला है और कुछ पोर्शन हाइपरबोला। ये जिसको मैं पर्पल कलर का कर रहा हूँ ये पोर्शन पैराबोला, और उसके आगे का जो पोर्शन है रेड कलर का, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपके फेवरेट जोन में चल रहे हैं। अब हम लोग आपके फेवरेट जोन में चल रहे हैं। तो फेवरेट जोन क्या है जरा देखो, जोड़े चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ एनर्जी और एक होती है इंटरेक्शन एनर्जी। अभी जैसे कुछ पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपना आपस में बात कर रहे हैं, तो जब कोई फ्रेंड हमारे पास बैठा होता है तो हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, है ना, जोक मारते हैं, वो हंसता है, वो अपनी बात बताता है, मुझे मजा आता है, हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। तो कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, 2 या 2 से ज्यादा। ऐसा जब भी इंटरेक्शन होता है जो एनर्जी बनती है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी। दो मासेस के बीच में जो एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एनर्जी। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाते, कोई फोन गैजेट वगैरह नहीं दे, तो क्या करेगा, खुद के ही मन में विचार आएंगे। अकेला बैठो, कमरा है, किसी से बात, वो खुद से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं तो अपनी ही प्लानिंग कर रहा है ना। कल ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, एफडी आने वाला है, सिलेबस नहीं हो रहा है, वो अपने ही ख्यालों में उलझा रहेगा। जब हम खाली होते हैं दिमाग फिर भी उलझा हुआ होता है ना, थॉट्स आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने ही विचारों में गुत्थम गुत्था हो रखा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। आ गई बात समझ में। किसी मास ने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया और अपने ही फील्ड से खुद ही इंटरेक्ट कर गया, सेल्फ एनर्जी बन गई। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी क्या है, एक मास ने फील्ड प्रोड्यूस किया, उसमें दूसरा मास लेके आ गए,
ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है, मैं आपके फील्ड में हूँ, आप मेरे फील्ड में हूँ, फोर्स लग रहा है, G1m2/r², म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी हो गई। आ गई बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी को हम यहाँ पकड़ने वाले हैं, सेल्फ को हम अभी बात नहीं करेंगे। इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक बड़ी अम्ब्रेला बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं फील्ड एनर्जी। तो फील्ड एनर्जी इज अ लार्जर अम्ब्रेला, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जहां जहां फील्ड होता है, फील्ड में ही एनर्जी है, फील्ड में ही एनर्जी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एनर्जी। ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। फील्ड में ही एनर्जी होती है, जी हाँ, फील्ड में ही एनर्जी होती है, उसे फील्ड एनर्जी कहा जाता है। तो अभी उतना गहराई में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ सरल शब्दों में फॉर्मूला तक बात करता हूँ, अपने आप को फॉर्मूला तक रोक लूंगा। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो मासेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने दो मासेस ले लिए, एक m1 ले लिया, एक m2 ले लिया, दोनों को r डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया। जैसे ही दो मासेस को फिक्स कर दूंगा, क्या ये सिस्टम बन जाएगा? इज इट अ सिस्टम ऑफ टू मासेस? So every system interacts with each other and they produce their own system of energies, या यूं कहें कि potential energy, जो कितना है -G m1m2/r। r स्क्वायर नहीं आएगा, r है, r स्क्वायर करते क्या बन जाएगा? फोर्स। तो हमें फोर्स नहीं बना, है ना? हाँ, तो दो मासेस की वजह से कितना बन गया? एक सिस्टम बन गया भैया, यस और नो? तो ये बन गया एक सिस्टम, मूंगफली का दाना। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरे पास में क्या हो जाएगा? दो मासेस हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -G m1m2/r, खत्म। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर तीन मासेस हो जाए फिर क्या होगा? जोड़े बना देंगे। तो हर एक जोड़े का कितना होता है? G m1m2/r माइनस का। तो यहाँ कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़ा तो इनके बीच में बन सकता है, ये दोनों बात कर सकते हैं ना भैया? ठीक है, एक जोड़ा इनके बीच में हो सकता है, ये दोनों भी बात कर सकते हैं। और ये जोड़ा इनके बीच में, तीन लोग इसी तरह से तो बात कर सकते हैं। तीनों बोलेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो एक बोल रहा होगा, किसी और से बोल रहा होगा, फिर ये बोल रहा होगा, किसी और से बोल रहा होगा, तीन लोग बारी बारी से बातें कर सकते हैं इस वे में। तो अगर तीन पेयरिंग में यहाँ पे कर देता हूँ, तो हर पेयर अपना क्या बना देगा? एक पोटेंशियल एनर्जी बना देगा। तो यहाँ पर पेयर्स कितने बने, जोड़े कितने बने? तीन। और जोड़े बनाने में आप लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है? हाँ, कभी भी जोड़े बना सकते हो। तो ये है मेरे पास में एक और देव का जोड़ा, दो और तीन का जोड़ा, तीन और एक का जोड़ा। और हर एक जोड़े के लिए कितना होता है? -G m1m2/r। माइनस जी को तो ले लो कॉमन, माइनस जी को क्या ले लिया? तो m1m2 डिवाइडेड बाई r12, m2m3 डिवाइडेड बाई r23, m3m1 डिवाइडेड बाई r31 या 138 की बात। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 13 कर देते, बन गए भी जोड़े। तो दिस इज द पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे पास में कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है ना? तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है I और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है V। क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ाया गया था बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ V होता है? जानते हो ग्रेडियंट ऑपरेटर? जानते हो सभी लोग? तो ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या है? ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है del by del x I कैप, del by del y j कैप एंड del by del z k कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस। तो 3D वेरिएशन जब भी आ जाएगा, तो 3D वेरिएशन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसे लिखोगी? तो ये लिखा जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, which is minus del v by del x I कैप प्लस del v by del y j कैप प्लस del v by del z k कैप। देखो जरा, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अगर 1D वेरिएशन आएगा तो कैसे लिखोगे? तो 1D वेरिएशन आने पर मेरे पास में लिखेंगे माइनस dv by dx I कैप। सिमिलरली अगर रेडियल वेरिएशन आ जाएगा तो I वेक्टर लिखा जाएगा माइनस dv by dr r। तो बेसिकली ये कुछ रिलेशंस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं। आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पास में क्लासेस मिलती हैं, तकरीबन हमें एक या दो क्लास में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लेना है ना? जब भी आपका अगला टेस्ट कब है? आपका 4 तारीख को है। उसमें क्या क्या आ रहा है? सॉलिड्स तक आ रहा है ना? अरे मेरे पास
पास में वो एनपीपी वाला नहीं है, मेरे पास में प्लानर नहीं है बेटा आपका, ठीक है। तो प्लानर में मेरे ख्याल से 4 तारीख को आपका टेस्ट है, और 4 तारीख का जो टेस्ट है उससे पहले क्लासेस आपको मिलेगी 3 या 4, ठीक है। तो 2 या 3 क्लासेस हमको मिलेंगी, उस अकॉर्डिंग में प्लान करके चले। चलिए इस वीक एक क्लास और आएगी, सुनिए प्लीज, इस वीक अपनी एक क्लास और आएगी बेटा, हॉलीडे पे ध्यान देना। अरे यार आपकी छुट्टियां दिख रही है मुझे तो, इस वीक तुम्हारी 3 छुट्टियां हैं, इनकी 3 है, आपकी नहीं है ना, तो इनकी तो है ना, 3 का है, क्लास नहीं है ना, क्लास से तो छुट्टी हुई है। अरे यार पेपर है, देखो सुनो, अब जो है, सुनो जो आगे की कहानी है उसके बाद, हाँ इसीलिए गेट बंद कर दिया मैंने, इसीलिए मैंने गेट बंद कर दिया ताकि आपका ध्यान विचलित नहीं हो पाए, ठीक है। हाँ बेटा, 2M02 वाली सारी क्लास नहीं नहीं बेटा जी नहीं, ये सिर्फ इसी वीक का अरेंजमेंट है, आगे का अभी जानकारी नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ ये इसी वीक का अरेंजमेंट है, क्योंकि सुल्तान सर कहीं बिजी है, इसीलिए आगे की क्लासेस शायद सर ही लेंगे, अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए देखिए, इस वीक मेरी एक और क्लास आएगी जिसमें मैं ग्रेविटेशन खत्म कर दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद में 25 तारीख आ जाएगी, उसके बाद में हम लोग 26 से शुरू करेंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और फिर 1 तारीख, ठीक है। 1 तारीख हमें छुट्टियां आएगी ऑब्वियसली, हमारा ध्यान छुट्टी, आप अपना ध्यान छुट्टियों में रखो, मैं पहले, ठीक है। फिर यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 तारीख को तुम्हारा क्या है, टेस्ट। तो उससे पहले ये, अच्छा कैसा रहेगा अगर मैं आपको कहूँ 3 तारीख को मैं बोलूँ कि बेटा 4 को टेस्ट है मेरा, आज सिलेबस खत्म हो गया है, तो तुम उसको क्या रिवाइज करोगे, है ना। एटलीस्ट मुझे आपका सिलेबस जो है वो 29 तक खत्म कर देना है। 29 का मतलब इस वीक ग्रेविटेशन खत्म करने के बाद में 2 मोर क्लासेस सॉलिड नहीं हो करवा दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, नहीं फिर से अपने नए बच्चे आ गए ना, तो इनको भी थोड़ा सा रिकैप हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि हम लोगों के पास में बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलते हुए भी सॉलिड्स कंप्लीट अपन कर पाएंगे। आप लोगों के रोटेशन की एक क्लास जो है ना, शायद एक क्लास में हो जाएगा, सर करवा देंगे। हाँ तो वो आप एक बार सर से देख लीजिएगा, सर बताएंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली अलग अलग प्लानिंग, ठीक है। तो वी आर गुड टू गो इस वीक, ग्रेविटेशन खत्म, नेक्स्ट वीक सॉलिड्स खत्म, 4 तारीख को आपका टेस्ट, फिर वापस धमाके, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, जय महेश।